मैं अपनी देवरानी से बहुत जलती थी क्योंकि वो शादी के कुछ महीनों में ही प्रेग्नेंट हो गई थी, जबकि मैं तो अभी तक बांझ थी। अब तो मेरी सास हर टाइम मुझे ताने मारती रहती और बोलती कि जल्द ही मैं तुझे अपने बेटे से तलाक दिलवा दूंगी। मैं बहुत परेशान थी, लेकिन मैं उस समय हैरान हो जाती थी जब हर रात मेरी देवरानी कहती कि आप देखना, जब मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी उस दिन आपको सब लोग इस घर से धक्के मारकर निकाल देंगे। दीदी आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे बहुत हैरत हुई कि भला ये ऐसे क्यों कहती है। जिस दिन मेरी देवरानी का डिलीवरी होना था, वो मुझे अपने साथ चुपके से अंदर ले गई और कहने लगी कि आप इस बच्चे को लेकर कहीं भाग जाओ, वैसे भी आपका एक भी बच्चा नहीं है। मुझे तो बहुत खुशी हुई और मैं तुरंत उस बच्चे को लेकर अपने साथ भाग गई। लेकिन जब मैं उस बच्चे को दूध पिलाने के लिए कपड़ा हटाई तो मैं तो बहुत हैरान ही रह गई, क्योंकि वो बच्चा नहीं बल्कि पति का। जिंदगी इतनी आसान नहीं होती, हर इंसान का परीक्षा होता है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी ज़िंदगी में इतना इम्तिहान क्यों आ रहा था। मैं तो यही सोचती थी कि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, हर कोई मुझे देखता ही रह जाता था। लेकिन शादी के बाद मेरी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया था जिससे मुझे कभी खुशी नहीं मिली। मेरी खूबसूरती से मेरी अपनी ननद बहुत जलती थी। इस बात का अंदाज़ा मुझे शादी के अगले दिन ही हो गया था। सुबह जब मैं नहा धोकर कमरे से निकलती कि मैं सबका नाश्ता बना सकूं, लेकिन मुझे कोई खबर नहीं थी कि मेरे ना रहने पर वो मेरे कमरे में घुस जाएगी। नाश्ता बनाकर मैं जब अपने कमरे से वापस आई तो उसने मेरा सारा सामान बिखेर कर रखा हुआ था। मैं हक्की बक्की वहीं खड़े के खड़े ही रह गई थी। मैं उससे बोली, प्रिया ये सब क्या है? पर उसके चेहरे से तो साफ पता चल रहा था कि उसे जरा भी शर्मिंदगी नहीं है। वो तुरंत मुझसे बोली कि भाभी मैं तो आपकी क्रीम ढूंढ रही थी जिसे लगाने से आप इतनी गोरी हो जाती हो। मैं तो उसकी ये बातें सुनकर थोड़ा हैरान हुई और मैं उससे बोली, पर प्रिया ये तो तुम मुझसे भी पूछ सकती थी, यूँ सब सामान बिखेरने की क्या ज़रूरत थी? मेरा रंग पहले से ही ऐसा है, मैं कोई क्रीम नहीं लगाती हूँ। प्रिया मुझे घूरते हुए मेरे कमरे से बाहर चली गई। मेरे पति जब अंदर कमरे में आए तो मैंने उनसे उनकी बहन की सारी बातें बताई तो वो मुझसे कहने लगी कि अरे तुम इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दिया करो। वो मेरी छोटी बहन पहले से ही बहुत जिद्दी है और उसके मन में जो आता है वो उसे ही करती है। रोहन बोलने लगी कि अंजलि एक बात ध्यान रखना कि अगर तुम इस घर में रहना चाहती हो तो कभी गलती से भी मेरी छोटी बहन के साथ बदतमीजी मत कर देना। मेरे पति से ऐसी बातें सुनकर तो मैं एकदम शांत सी हो गई थी। खैर दूसरे दिन मेरी ननद प्रिया ने मेरे कपड़ों में से सारे काले कपड़े ले लिए थे और मुझसे बोली कि भाभी आप यहाँ इस घर में ये काले रंग के कपड़े नहीं पहन सकती। मैं तो बिल्कुल हैरान हो गई थी और उससे बोली कि क्यों क्या बात है? प्रिया बोली कि आप काले रंग के कपड़े में बहुत खूबसूरत दिखती हैं, आपके सामने में बेकार लगती हैं। मैं तो उसकी बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाया करती थी। पता नहीं क्यों वो मुझे अपने आप से क्यों मिलाती रहती है। एक बार फिर से मैंने उसकी शिकायत अपने पति रोहन से की, लेकिन उन्होंने तो बहुत प्यार से कह दिया, जैसा प्रिया कह रही है ठीक वैसा ही करो। इसके बाद तो मेरे मन में सिर्फ यही सवाल होता, पर मुझे ये बताओ कि मेरी शादी आपसे हुई है या आपकी बहन प्रिया से? पर मैं ये पूछने की सोच भी नहीं सकती थी। ऐसे ही मेरी शादी के 3 महीने गुजर गया था और ये 3 महीने में मेरे पति मुझसे कभी सही से बात भी नहीं किए थे, बल्कि वो मुझे अपनी नौकरानी समझा करते थे और सिर्फ वो मुझे अपने कामों का ऑर्डर दिया करते थे, जिसे मैं शांति से कर दिया करती थी। मैं हमेशा यही सोचती, क्या ऐसी भी शादी होती है जहाँ पति पत्नी एक ही छत के नीचे तो रहते हैं, पर फिर भी वो पूरी ज़िंदगी अनजान बनकर ही रहते हैं। और अब 3 महीने बाद मेरी ज़िंदगी में एक समस्या आ गया था और वो समस्या ये था कि मेरी सास ने मुझे पूछा था कि बहू खुशखबरी कब सुना रही हो? मैं उनके इस बात पर बोली कि नहीं माँ जी, फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं है, अभी इतनी जल्दी भी क्या है। इस पर मेरी सास ने हंसते हुए कहा कि लो कर लो बात, तुम्हें पता है मेरी बहन की बहू तो शादी के 1 महीने बाद ही गर्भवती हो गई थी और तुम हो कि मुझे 3 महीने बाद भी कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। मैं अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर बहुत उदास हो गई थी। अब मेरी सास और मेरी ननद दोनों मुझे हमेशा ताना मारती रहती थी। ऐसे ही मेरा पूरा दिन निकल जाता था। 1 साल गुजर गया था
लेकिन मैं अब तक अपने पति रोहन को कोई खुशखबरी नहीं सुना पाई थी। पर सच तो कुछ और ही था, क्योंकि उन्होंने तो कभी मुझे बच्चे के लिए कोई बात ही नहीं की थी। मुझे ऐसा महसूस होता था कि उन्हें मुझ में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। मैं बच्चा कर पाई तो ठीक, नहीं तो इसका हल तो पहले से ही मेरी सास ने निकाल रखा था। वो कहने लगी कि अब मुझे तुम्हें बस कुछ दिन ही बर्दाश्त करना है, फिर मैं तुम्हें अपने बेटे से कहकर तलाक दिलवा दूंगी। मुझे इस बात पर बहुत दुख हुआ और मैं रोते रोते अपने पति से अपनी सास की सारी बातें बताई कि वो बोल रही थी कि वो मुझे आपसे तलाक दिलवा देंगी। रोहन मेरी बातें सुनकर बोले, मैंने अपनी मम्मी के बोलने पर तुमसे शादी किया था और अगर वो बोलेंगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं अपने पति की ये बात सुनकर बहुत मुश्किल से अपने दिल में बर्दाश्त कर पाई थी, क्योंकि बर्दाश्त करने के सिवाय मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। खैर, मेरी सास अब कुछ दिनों से बहुत व्यस्त रहने लगी थी। वो मेरे देवर आकाश के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढने में लगी थी, लेकिन अभी भी वो मुझे ताना मारती रहती थी। मेरी सास हर वक्त कहती कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं अपने छोटे बेटे आकाश की पत्नी कहीं अंजलि जैसी बांझ लड़की ना ढूंढ लाऊं। मैं उनकी बातें सुनकर सोचती रहती कि क्या मैं सच में बांझ हूँ। मैंने कुछ सोचते हुए फैसला लिया कि मैं अपना इलाज किसी डॉक्टर से करवा कर देखती हूँ, क्या पता भगवान मुझे ये भी खुशी दे दे। मैंने अपने पति से बोला कि सुनो जी, आप मुझे किसी लेडी डॉक्टर के यहाँ ले चलो। पर मेरे पति रोहन ने मेरी बात बीच में ही रोकते हुए कहा कि अंजलि, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हारा इलाज करवाऊं। मैंने सुना है कि जो बांझ होती हैं वो चाहे जितनी मर्जी अपना इलाज करवा ले, पर वो बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं होती। मैं तो फूट फूट कर रोने लगी थी। इस बात से मैं दिमागी तौर से बीमार होती जा रही थी। कुछ दिन बाद मेरी सास को मेरे देवर के लिए एक अच्छा रिश्ता और एक अच्छी लड़की मिल गई थी। तब मैं सोची कि शायद अब इस घर में देवरानी आ जाने से मेरी हालात कुछ ठीक हो जाए। इसीलिए मैंने बहुत खुशी के साथ इस शादी की सारी तैयारियों में अच्छे से हिस्सा लिया था। मैंने घर के पूरे काम अपने हाथों में ले लिया था और फिर जल्दी ही नीतू मेरी देवरानी बनकर इस घर में आ गई। मैं खुश थी, चलो अब कम से कम हम दोनों में खूब दोस्ती हो जाएगी। लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी, क्योंकि नीतू तो बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी और वो सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखती थी। किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी वो, बल्कि मैं ही कुछ कुछ बहाने से उसे बात करने की कोशिश करती, पर वो मुझे कोई खास जवाब नहीं दिया करती थी। असल बात तो ये थी कि मेरी देवरानी नीतू अपने लिए जगह ढूंढ रही थी। मेरी ननद प्रिया भी नीतू के साथ बहुत अच्छे से रहती थी, और हैरानी की बात तो ये थी कि मेरी ननद ने नीतू पर किसी भी तरह का कोई रोक टोक नहीं कर रही थी, जैसे कि ये रंग के कपड़े ना पहनो आप वगैरह वगैरह। नीतू की शादी के अभी 1 ही महीना हुआ था कि उसका जी मचलाने लगा, और उसकी ऐसी हालात देखकर मैं थोड़ी डर गई कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि नीतू गर्भवती हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी जाएगी। अचानक एक दिन नीतू चक्कर खाकर गिर गई। उसे तुरंत अस्पताल लेकर जाया गया। डॉक्टर ने कहा, बधाई हो, ये अब माँ बनने वाली हैं। और ये बात मुझ पर आसमान की तरह टूट पड़ा था। उस दिन से तो मेरी सास ने मुझे ताने मारने में कोई कसर ही नहीं छोड़ती। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मेरी जवान ननद भी मुझे ताने देने में कोई मौका नहीं छोड़ती। खैर, रात हुआ तो मैं अपने रूम में आकर लेट गई। मेरा दिल अंदर से बहुत ज़्यादा ही रो रहा था कि तभी मेरे कमरे में मेरी देवरानी आ गई। ऐसा पहली बार हुआ था कि इससे पहले तो नीतू कभी भी मेरे कमरे में अपनी मर्जी से नहीं आती थी। उसकी आंखें लाल लाल और सूजी थी, मानो जैसे वो बहुत रोई हो। मैंने उसे पूछा कि क्या बात है नीतू, सब ठीक तो है ना, तुम्हारी तबीयत और तो ठीक है ना, बताओ। वो मुझे रोते हुए बोली कि मैं आपको दीदी बोल सकती हूँ। मैंने उससे कहा, भला इसमें पूछने वाली क्या बात है। हाँ बिल्कुल, तुम मुझे दीदी बोल सकती हो। फिर नीतू कहने लगी कि दीदी, मैं ये देख रही हूँ कि जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ इस घर में आपकी ज़िंदगी तंग कर दी गई है। मैं अपने आप को आपकी दोषी समझने लगी हूँ। मैंने कहा, अरे पागल, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चे तो भगवान की देन होते हैं। भगवान जिसे चाह देते हैं उसे दे देते हैं, और जिसे ना चाहें उसे नहीं देते। अब उनके साथ कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता ना। देखो, तुम अपने दिल में जरा भी ऐसी ख्याल मत लाना कि तुम मेरे गुनहगार हो। उसने फिर चारों तरफ देखते हुए धीरे से बोली कि दीदी को पता है,
ये सब लोग जो अभी मेरे प्रेग्नेंट होने पर इतने खुश हैं ना, जिस दिन मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी उस दिन यही सब लोग मुझे धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देंगे। मैं हैरान हो गई और उससे बोली कि गलत बात, भगवान ना करे कि कभी तुम्हारे साथ ऐसा हो। मेरी देवरानी ने हाँ में सिर हिलाया और वो उठकर मेरे कमरे से बाहर चली गई। कुछ देर बाद ही मेरे कमरे में मेरे पति आ गए। वो बहुत परेशान दिख रहे थे। वो कमरे में इधर उधर घूम रहे थे। इससे पहले मैंने अपने पति को इतना परेशान होते नहीं देखी थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो कुछ बोलना चाहते हों, लेकिन उनके पास कहने के लिए कोई शब्द ना मिल रहा हो। तब मैंने खुद उनसे पूछा कि क्या बात है जी, आप मुझे कुछ बोलना चाहते हैं क्या? मेरी बातें सुनकर उन्हें हिम्मत मिला और फिर वो कहे कि हाँ, मुझे तुमसे एक बात पूछना था। ये आकाश की पत्नी अभी यहाँ तुम्हारे पास क्या करने आई थी? मैंने उनसे कहा बस यूं ही, मुझसे कुछ बातें करनी थी। मेरे पति रोहन जल्दी से मेरे पास आकर बैठ गए और कहने लगे, अच्छा क्या बात कर रही थी वो तुमसे? मैं हैरान थी क्योंकि आज तक उन्हें किसी में भी इतना दिलचस्पी लेते हुए नहीं देखा था। मैंने उनसे कहा वो कुछ नहीं। तब उन्होंने फिर से मुझसे कहा कि मुझे एक एक बात बताओ कि आखिर तुम दोनों के बीच क्या बात हुई। मुझे अब रोहन पर बहुत गुस्सा आने लगा क्योंकि उन्होंने तो मुझ में कभी भी इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। मैंने उनसे कहा कि वो अपने प्रेग्नेंट के बारे में मुझे बात कर रही थी। रोहन के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वो कहने लगी कैसी बातें? अच्छा प्रेग्नेंट की क्या बातें कर रही थी वो? मेरे पति सवाल पर सवाल किए जा रहे थे। मैं गुस्से में बोली, ये हम औरतों की बातें हैं, आप इससे दूर रहें। और फिर मैं जल्दी से उठकर बाहर आई। रोहन का ये व्यवहार बहुत अजीब था और मुझे तो नीतू की भी बातें अजीब ही लग रही थी। उधर मेरी सास हर वक्त नीतू की तारीफ करते नहीं थकती। नीतू का डिलीवरी का दिन अब नज़दीक आ गया था, पर नीतू ने डिलीवरी के दिन अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। मेरी सास ये सब देखकर दंग रह गई और वो बार बार दरवाजे को पीटने लगी और कहने लगी कि बाहर आओ बहू, चलो डॉक्टर के पास। अगर तुम ऐसा करोगी तो हम अपने वारिस को खो देंगे। पर नीतू बाहर नहीं आई तो मेरी सास ने कहा कि अच्छा रुको, मैं दाई को बुला देती हूँ। नीतू ने उन्हें मना करते हुए कहा कि आप सिर्फ अंजलि दीदी को अंदर भेज दो। मैं तो नीतू की बातें सुनकर डर ही गई थी क्योंकि मुझे तो ये सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पर मेरी सास ने उसके कहते ही मुझे अंदर भेज दिया। जब मैं अंदर गई तो मैं ये देखकर हैरान थी कि नीतू के हाथ में एक बच्चा ढका हुआ था। उसने मुझे वो बच्चा देते हुए कहा कि आप ये लो बच्चा और इसे लेकर आप यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो पता नहीं वो लोग क्या करेंगे। उसकी बातें सुनकर मैंने नीतू से कहा, पर नीतू तुम्हें तो पता है कि मेरा कोई भी नहीं है, मैं इस बच्चे को लेकर कहाँ जाऊँगी? तो उसने मुझे एक एड्रेस देते हुए कहा कि ये लो आप यहाँ पर चले जाना। जब मैं वहाँ गई तो वहाँ नीतू के घर वाले थे तो वो मुझे कहने लगी कि आप नीतू की जेठानी हो ना? मैंने कहा हाँ, और मैंने उससे कहा कि ये नीतू का बच्चा है, आज ही उसने इस बच्चे को जन्म दिया है। ये बातें सुनकर उसके घर वाले बहुत खुश हुए और जब उन्होंने इस बच्चे का कपड़ा हटाकर देखा तो वहाँ तो कोई बच्चा ही नहीं था बल्कि एक तकिया और मेरे पति का बड़ा। ये सब देखकर नीतू की माँ मुझसे कहने लगी कि तुम हम सबके साथ इतना बड़ा मजाक क्यों कर रही हो? मैंने कहा नहीं आंटी, मजाक तो नीतू ने मेरे साथ किया है, ये कहकर कि ये लो मेरा बच्चा और तुम इसे लेकर यहाँ से भाग जाओ। मुझे नहीं पता था कि ये बच्चा नहीं है बल्कि ये मेरे पति का रिपोर्ट है। इस पर नीतू की छोटी बहन कहने लगी कि नीतू दीदी आपके साथ मजाक कर ही नहीं सकती। अगर उन्होंने ये रिपोर्ट आपको दिया है तो जरूर इसमें कुछ न कुछ राज छुपा होगा। और जब उसने वो रिपोर्ट खोलकर देखा तो उसमें साफ साफ लिखा था कि रोहन में कुछ कमी है, वो कभी भी बाप नहीं बन सकता और वो बांझ है। ये सुनकर मैं हैरान रह गई थी क्योंकि आज तक उन लोगों ने मुझे हमेशा बांझ कहकर ताना सुनाया करते थे, पर हकीकत तो कुछ और ही था। नीतू ने रोहन की रिपोर्ट के साथ साथ आकाश की भी रिपोर्ट भिजवाई थी और उसमें भी यही बात लिखा था कि रोहन की तरह आकाश भी बांझ है और वो भी कभी बाप नहीं बन सकता। ये बात सुनकर नीतू के पापा बोले, मैं जा रहा हूँ अपनी बेटी को वापस लाने। तो मैंने अंकल से कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगे। और जब हम सब वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि मेरी सास और आकाश नीतू को बहुत पीट रहे थे और कह रहे थे कि तुमने मुझे 9 महीने तक धोखे में क्यों रखा। नीतू के पापा ने पुलिस को भी फ़ोन कर दिया था और टाइम से पुलिस वाले वहाँ पहुँचकर उन लोगों को पकड़ लिया था।
और मैंने रोहन को देखते ही उसके मुंह पर एक तमाचा मार दिया और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि मुझे इस कदर धोखे में रखते हुए और हर वक्त मुझे बांझ बोलते हुए। अरे अगर तुमने मुझे सच बताया होता तब भी मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार थी और मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती, पर तुमने तो सारी हदें पार कर दी। तुम मुझे अभी तलाक दो। मैंने अपने पति से तलाक ले लिया था, साथ ही में नीतू ने भी अपने पति आकाश से तलाक ले लिया था और हम सब वहाँ से चले गए थे। नीतू के पापा ने मुझे अपनी बेटी बनाकर अपने घर पर लेकर आए थे और उन्होंने नीतू की तरह मुझे हमेशा प्यार दिया। नीतू की समझदारी की वजह से हम दोनों की जान वहाँ से बच पाई थी। अब हम दोनों बहुत खुश थे। नीतू के पापा ने हम दोनों की शादी भी करवा दी थी, जिससे हम दोनों के एक एक बच्चे भी थे। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। आपकी इस कहानी पर क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।